लास्ट टॉपिक हमारा है जी, दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसमें बहुत सारी लिमिट्स हैं, हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें लिमिट्स पे ध्यान देना सर। अगर लिमिट्स याद होंगी तो चैप्टर हमारी पकड़ में होगा, नहीं तो भाई साहब हम नंबर कटवा के बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि डिडक्शन में कम से कम भी कह रहा हूं 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है जी। ठीक है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हो जी, इसमें कोई भी छेड़खाने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते सर मैं चैप्टर करके ना जाऊं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो इम्पॉसिबल वाली बात है, क्योंकि चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी, और इसकी डिटेल में मैं दोबारा बोल दूं, इसकी डिटेल क्लास एक बार क्लियर कर दूं मैं आपको, इसकी डिटेल क्लास भी यूट्यूब पे डली हुई है, 3 क्लास टोटल जी। मैंने अपने रेगुलर बैच वाले बच्चों की डाली हुई है जी। अगर आपको डिटेल में देखनी है, अगर आपको डिटेल में देखनी है, 3 क्लास डली हुई है जी। और इवन एक क्लास तो अभी भी मैं आपको देखने के लिए ही रिकमेंड करूंगा, सेक्शन 80 JJAA और 80P अभी लिख लो चाहे, उसको हम रिवीजन क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, रीजन बिंग क्योंकि वो रिवीजन क्लास में समझ में आएगा ही नहीं। वो आपको 1 घंटे की क्लास डली है, 1 घंटे की, सिर्फ 1 घंटे की क्लास है। आप लिख देना सेक्शन 80 JJAA और 80P CA विवेक गाबा, 1 घंटे क्लास आपके सामने आ जाएगी जी, वो आपने देखनी है जी। उसमें डिडक्शन क्लास 3 लिखा होगा जी। और अगर डिटेल में देखनी है तो 2-2 घंटे की 2-3 क्लास डली हुई है, मतलब 5-6 घंटे में खत्म है डिडक्शन हमारा। स्टूडेंट दरबार में इसको मैंने खत्म किया 2-2.25 घंटे में, शायद मेरे ख्याल स्टूडेंट दरबार के अंदर, और आज हम कंप्लीट करेंगे 1 या 1.25 घंटे में जी। ठीक है, आज हमें क्या करना है, आपको रिकॉल करवाना है कि याद करो आपने डिडक्शन में क्या किया था जी। ठीक है, तो फाइनली कितना बड़ा रिलीफ मिलता है कि फाइनली हम अपने सिलेबस के लास्ट मुकाम पे आ चुके हैं सर, लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं। और वाकई ही सर मानना पड़ेगा, इनकम टैक्स का सिलेबस वाइड है, कंट्रोल करना उसको आसान नहीं है सर। हमने पूरी कोशिश की है कि वो कंट्रोल में आ जाए 26 घंटे में। 25 घंटे तो कहने की बात है सर, 26 घंटे ही लग रहे हैं सर, 26 घंटे लगेंगे आराम से, 26 घंटे तो आप मान के चलो सर। तो अगर 26 घंटे हमने लगाए हैं, उम्मीद करता हूं सर पकड़ में आया होगा जी कुछ। और आप खुद सोच सकते हो सर, इनकम टैक्स अगर डिटेल में पढ़ नहीं पाए तो कितने घंटे लगने चाहिए। तो मैंने कहा ना 200 घंटे का इनकम टैक्स है सर, तो 200 घंटे का इनकम टैक्स कम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने को है सर, बहुत कुछ पढ़ने को है। चलो आओ जी, अब फाइनली आ जाओ जी। 1 मिनट, चलो 1 मिनट ऐसा करते हैं, 1 मिनट का आराम से लंबा गहरा सांस लो, पानी पुनी पियो, और फिर 1 मिनट के बाद यहीं मैं यहीं बैठा हूं जी, यहीं बैठे बैठे मिलेंगे जी। आपको फ्रेश हो, कहना है हो जाओ। जीने के लिए, ओ माय गॉड, कई बच्चे तो लगे हुए, लगे चैटिंग में दबा दबा के लगे हुए। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट करें मेरे बच्चे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं थैंक यू, सारे थैंक यू लूंगा, टेंशन मत लो, आपके आपके सारे थैंक यू लूंगा। ओल्ड सिलेबस वालों के मैं पहले ही कह रहा हूँ सर, ओल्ड सिलेबस वालों के इंटरनेशनल टैक्सेशन मैं आपको बोल चुका हूँ, वो मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से आप एक बार जाके देख सकते हो। ठीक है जी, चलो जी, अब इधर देखो ध्यान से। तो फाइनली अब लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अब बस प्लीज 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 वापस आ रही जी। अब आने वाला ना सर, सिर्फ आने वाला 1 घंटा, सिर्फ आने वाला आपने 1 घंटा मेरा साथ देना सर, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। उसके बाद फिर फाइनली बस हम इसको कंप्लीट करके मानेंगे, और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। उसके बाद मैं कहूंगा कि बस अब आप आराम से अब जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। सिर्फ 1 घंटा मुझे आपका चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 घंटा मुझे दे देना जी प्लीज। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो जी अब ध्यान से। अब डिडक्शन का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आओ जी फटाफट सारे बैठ जाओ जी, जितने बच्चे हैं जी सारे सामने बैठ जाओ जी, बातचीत ना करो जी।
बोल बोल के अंदर इतनी हीट पैदा होती है, शरीर गर्म हो जाता है। चलो इधर देखो ध्यान से, नहीं अब स्टार्ट करें जी। अब तो 1 मिनट से ऊपर की ब्रेक होगी। अब तो एक बार चेहरे पे स्माइल ले आओ, हंस के दिखा दो, हंस दो। ओ माय गॉड, इधर देखो ध्यान से। चलो जी इधर सुना ध्यान से। अब डिडक्शन का चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहली बात तो डिडक्शन आप सब जानते हो जी, ग्रोस टोटल इनकम में से मिलती हैं। डिडक्शन 2 कैटेगरी के होते हैं, इंटरनल और मैंने कहा था एक्सटर्नल। और ये कौन सी है, ये ना चैट बॉक्स में लिखते रहना सर। अब देखो देखो अगर आप लिखते रहोगे ना, चैप्टर हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, डिटेल में पढ़ना है। रेगुलर बैच की मेरी क्लास डली हुई है, यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो। 3 क्लास है, आराम से डिटेल में स्टूडेंट दरबार के अंदर पढ़ सकते हो जी, उससे डिटेल में है। आप यहाँ पे आप ये उम्मीद मत करना कि मैं 3 साढ़े 3 घंटे लगाऊंगा सर, क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरा मेन है आपको रिकॉल करवाना कि आपने क्लास में किया क्या था जी। ठीक है, तो प्लीज उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मुझे पार्टिसिपेट करना है सर। आपने कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, फिर लंबा खिंच जाएगा और फिर फायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आधे बच्चों को लगेगा ही नहीं रिवीजन हो रही है। ठीक है, तो प्लीज इधर सुनना ध्यान से। अब अगर मैं डिडक्शन की बात करता हूं, सब जानते हो डिडक्शन माइनस किस में से होगी जी, ग्रोस टोटल इनकम में से। 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मींस क्या होती है, जो पर्टिकुलर चैप्टर में से होती हैं, और एक्सटर्नल मींस क्या होते हैं, जो ग्रोस टोटल इनकम में से होती हैं। कोई बताएगा जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिडक्शन, ये हमारे इंटरनल है या एक्सटर्नल है? ये हमारी एक्सटर्नल है। इतनी बात सुनो ध्यान से, डिडक्शन आपको हर इनकम में से, हाँ जी, डिडक्शन आपको हर इनकम में से माइनस होंगी, 3 इनकम छोड़ के। डिडक्शन आपको हर इनकम में से माइनस करनी है, 3 इनकम को छोड़ के। कौन कौन सी? एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 या 112A वाले, और एक कैजुअल इनकम, और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, डिडक्शन आपको हर इनकम में से माइनस करनी है, 3 इनकम छोड़ के। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 या 112A वाले, कैजुअल इनकम और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A छोड़ के आपको डिडक्शन आपको हर इनकम में से माइनस करनी है। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा हूं जी, देखो जी, सैलरी की इनकम 1.5 लाख रुपए है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 1 लाख रुपए, कैजुअल इनकम 1 लाख रुपए जी। डिडक्शन 80C की 1.5 लाख रुपए, 80D की 20,000 रुपए है। तो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी ना, वो 1.5 लाख की मिलेगी, 20,000 की वेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिडक्शन ना तो इसमें से माइनस करूंगा ना इसमें से करूंगा, इन दोनों इनकम में से माइनस नहीं होगी। रीजन बिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। तो गवर्नमेंट के लिए भाई साहब एक बात ध्यान देना कि जब भी तुम डिडक्शन माइनस करोगे, तुम हर इनकम में से माइनस करना, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले और कैजुअल इनकम को बाहर निकाल देना, बाकी में से माइनस कर देना। एक बच्चा कहता है सर क्या डिविडेंड की इनकम में से डिडक्शन माइनस होगी? आंसर इज यस। सर डिविडेंड की इनकम अब स्पेशल इनकम नहीं है, अब डिविडेंड की इनकम जो है वो नॉर्मल इनकम का ही पार्ट है, उसमें से भी आपको डिडक्शन माइनस करनी है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ये बात क्लियर है। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है, भैया डिडक्शन माइनस करनी है, आप बार बार बोल रहे हो डिडक्शन माइनस करनी है। अब ये डिडक्शन है किस किस सेक्शन में और कितनी कितनी करनी है और किस किस केस में एप्लीकेबल होगी जी, अब हम करने जा रहे हैं जी। आओ जी, सबसे पहला सेक्शन जो हम शुभ मुहूर्त करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 80C। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहला हमारे सामने 80C है जी। अब 80C आप सब जानते हो, 80C आप सब जानते हो। 80C पहली बात तो एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल और HF को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो जी। अब गवर्नमेंट ये बात, अच्छा 80C में ना, 80C में गवर्नमेंट ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट मेंशन की हुई है जी। मैं दोबारा बोलूंगा, 80C में गवर्नमेंट ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट मेंशन की हुई है। अब जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें लिखी हुई है, अगर उनमें से आपने कहीं पर भी कंट्रीब्यूशन की है, आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा जी। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, एक बार दोबारा बोलूंगा, एक बार फिर दोबारा बोलूंगा। 80C गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी, पहली बात तो एलिजिबल कौन कौन होगा जी, इंडिविजुअल HF होंगे जी। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि 80C में हमारी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर उसमें से कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसमें से कहीं पर भी आपने कंट्रीब्यूशन की है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा 80C का मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जी। मतलब 80C में जो लिमिट एप्लीकेबल होगी ना, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। बस ये बात ध्यान देना जी। तो देखो यहाँ पे जी, अब कौन कौन से हैं जी, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो NSC में, PPF में, RPF में, SPF में, अगर FD करवाई है 5 साल है उससे ऊपर, अगर हाउसिंग लोन को रीपेमेंट किया जी, अब लोन आपने लिया था परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, आपने स्टैंप ड्यूटी पे की है जी, आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे की है, आपने LIC प्रीमियम पे किया है, आपने ट्यूशन फीस पे की है 2 बच्चे की जिसकी एजुकेशन इंडिया में हो रही है, आपने सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट किया है,
आपने नाबार्ड के बॉन्ड्स में कंट्रीब्यूट किया जी, आपने 5 ईयर पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जी। अदर नोटिफाइड, आपने कहीं और भी नोटिफाइड है, अगर आपने वहां पर भी कंट्रीब्यूट किया, मतलब सिंपल सी बात है, इनमें से कहीं पर भी आपने कंट्रीब्यूट किया हो, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। अच्छा, पीपीएफ में एक मैंने स्टार बनाया है। अब स्टार क्यों बनाया? क्योंकि फैमिली में क्या क्या आएगा जी। अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप सब जानते हो जी, अगर पीपीएफ में मैंने कंट्रीब्यूशन का किसके लिए, सेल्फ अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी जी। अगर मैं पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी 80C में 1.5 लाख रुपए तक। उसके बाद अगर कोई एचईएफ है, अगर वो अपने मेंबर्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा पीपीएफ में, तो भी वो बेनिफिट लेगा जी। ये गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे ध्यान देना जी। अब जो एलआईसी प्रीमियम है ना, इसमें एक लिमिट होती है। क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी चैट बॉक्स में लिख सकता है कि अगर मैंने एलआईसी करवाई है 1/4/12 से पहले, तो लिमिट कितनी है? सर अगर मेरी एलआईसी 1/4/12 से पहले, तो लिमिट कितनी है? लिमिट है 20% ऑफ सम एश्योर्ड और 1,50,000 विच एवर इज लेस। मैं दोबारा बोलूंगा, एक बार फिर बोलूंगा, एक बार फिर बोलूंगा जी। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपने एलआईसी कराई और एलआईसी आपने 1/4/12 से पहले करवाई है, अगर आपने एलआईसी कराई, आपने एलआईसी 1/4/12 से पहले करवाई है, तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड तक का बेनिफिट आपको मिलेगा जी। मतलब गवर्नमेंट पता कहना चाह रही है, जो भी आपने सम एश्योर्ड किया होगा उसका 20% और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस। फिर अगर आपने एलआईसी कराई है जी, अगर आपने एलआईसी कराई है 1/4/12 टू 31 मार्च 13, अगर आपने इसके बीच में, अगर आपकी पॉलिसीज के बीच में है, तो फिर 10% ऑफ सम एश्योर्ड, फिर मिलेगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड। और अगर आपने एलआईसी कराई है 1/4/13 से 31, मतलब टिल डेट तक जो अभी चल रही हैं, तो फिर आपको नॉर्मल केस में मिलेगा 10% और हैंडीकैप वाले केस में मिलेगा 15% जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको नॉर्मल केस में मिलेगा 10% जी, और आपको हैंडीकैप वाले केस में मिलेगा 15% जी। तो देखो यहां पे जी, नॉर्मल केस में 10% ऑफ सम एश्योर्ड और 15% ऑफ सम एश्योर्ड गवर्नमेंट कह रही है आपकी ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। एक बार दोबारा बोलूंगा, एक बार फिर बोलूंगा जी। देखो जी, पहली बात तो ये समझो, 80C में काफी सारी इन्वेस्टमेंट है। आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट 80C ही है, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि आपने देखा भी होगा, एलआईसी में कंट्रीब्यूट किया, पीपीएफ में किया, एनएससी में किया जी, एफडी में किया जी, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में किया जी, सुकन्या समृद्धि में किया जी, आरपीएफ में किया, सुपरएनुशन फंड में किया, ट्यूशन फीस पे की, तो काफी सारी चीजें बनती हैं। तो गवर्नमेंट कह रही कहीं कहीं पर भी कंट्रीब्यूट करो तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो एलआईसी, क्योंकि एलआईसी में 3 केस हैं। अगर एलआईसी 1/4/12 से पहले है तो सम एश्योर्ड का 20%, अगर 1/4/12 या 31 मार्च 13 के बीच में है तो फिर गवर्नमेंट ने बोला जी 10%, और अगर 1/4/13 या अभी टिल डेट तक होगा तो नॉर्मल 10% है। हैंडीकैप वाले केस में कितना होगा जी? 15%। अब ये जो भी लिमिट आपके निकल के आएगी, बट वो 1.5 लाख क्रॉस नहीं करेगी, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, तो 80C का पहला पॉइंट तो ये हो गया कि 80C में ये सारी इन्वेस्टमेंट एक बार आपको लर्न करनी होंगी। इनमें से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हो जी। क्या कह रहे हो जी? एक बच्चा कह रहा है कि सर ये तो जो हाउसिंग लोन वाला आपने पॉइंट किया है, ये तो 24B में नहीं कवर था। नहीं 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 मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, नहीं नहीं नहीं, 24B तो था इंटरेस्ट वाला हाउसिंग लोन। अगर हाउसिंग लोन पे कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसकी डिडक्शन जो मिलती थी वो 24B के अंदर थी। अगर आपने हाउसिंग लोन की रिपेमेंट की है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपने हाउसिंग लोन की रिपेमेंट की है, उस केस में जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको 80C के अंदर मिलेगा। तो इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आप लोन की रिपेमेंट करो, अगर आप लोन की रिपेमेंट करो तो बातें 80C की हो रही है जी, और अगर इंटरेस्ट की बातें होंगी तो फिर वो 24B की बातें होंगी। बात ध्यान देना जी। ठीक है, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट अगर यहां कॉन्ट्रीब्यूट करोगे 1.5 लाख तक का बेनिफिट आप ले सकते हो। उस पर अभी अमेंडमेंट आई थी कि एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू ए स्पेसिफिक अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD फॉर ए फिक्स पीरियड 3 साल। मतलब अब गवर्नमेंट एक पेंशन स्कीम लेके आई है 3 साल की फिक्स पीरियड। अगर किसी एम्प्लॉई ने वहां पे कंट्रीब्यूशन किया है तो वो 80C में बेनिफिट क्लेम कर लेगा, बट वही 1.5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना। अच्छा, अब अगला निकल क्या रहा है 80CCC जी। 80CCC है इंडिविजुअल ने अगर कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड स्कीम ऑफ LIC। आज आपको पता हो LIC सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं करता सर, आज LIC के पेंशन फंड भी आते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आज LIC, देखो नाम से क्या लग रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन।
एक्चुअल में LIC लाइफ इंश्योरेंस नहीं करता, मतलब वो तो करता ही है, उसके अलावा और भी कई बिजनेस है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है विवेक कि अगर LIC की पेंशन स्कीम में, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर LIC की पेंशन स्कीम में आपने अगर पैसा कंट्रीब्यूट किया है, अगर आपने LIC की पेंशन स्कीम में आपने अगर पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हो 80CCC के अंदर। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी, ठीक है। फटाफट सीधे होकर बैठो, बिल्कुल सीधे होकर बैठो जी। मन कर रहा है मैं यहाँ पे पैसे वार दूं, ये लो वारूं, ये लो। क्या खाओगे बोलो, क्या खाओगे? मोमोज खिला दूं? चाय चाय पीनी है इस टाइम? बच्चा कह रहा है पराठे पराठे पराठे, आलू गोभी। मेरा बच्चा, मेरा नोन, मेरे शोन, मेरे बाबू, मेरे ने, इधर देखो ध्यान से। हाँ, बच्चा कह रहा है पैसे बार बार के खुद रखते जा रहे हो, मैं तो दे दूं तुम्हें, कैमरा लेता ही नहीं। ये लो पकड़ो, पकड़ा दो उस तरफ पकड़ा दो, उस तरफ बच्चे को पकड़ा दो। अरे मैं नालायक, उस तरफ बच्चे को पकड़ा दो, वो सामने तो बच्चा बैठा देखो मेरे को देख के हंस रहा है, उसको 50 रुपये पकड़ा दो। नहीं पकड़ रहा, बताओ यार मैं क्या करूं, नाराज है मेरे से। बच्चा कह रहा है जब आप मिलने के लिए आओगे ना, जब आप इंडिया टूर कर रहे हो, भी इंदौर गए थे आप, तो हमसे भी मिलने के लिए आना। हाँ अभी आऊँगा जी। अब प्लीज़ सुनना ध्यान से जी। अब 80CCC जो है जी, अगर इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल अगर LIC का पेंशन फंड है, अगर आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करोगे तो 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आप ले सकते हो जी, ठीक है। उसके बाद 80CCD1, ये क्या है जी? ये गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है जी। ऊपर वाली पेंशन स्कीम किसकी थी? LIC की थी। ऊपर वाली किसकी है? LIC की। और ये किसकी है? गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर आपने हमारी, हाँ जी, अगर आपने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो हम बेनिफिट देंगे कितना? हम देंगे 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का जी। क्या देंगे? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। अब यहां पे देखना जी, अब ये लिमिट कैसी है जी? 80CCD1, अगर सैलरी, अगर वो सैलरी एम्प्लॉय है तो फिर तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर लेस इतना मिलेगा। और अगर एम्प्लॉय नहीं है तो जितना उसने कंट्रीब्यूट किया वो, और जीटीए का 20% विच एवर लेस इतना मिलेगा। तो सिंपल सी बात है जी, 80CCD1 में अगर वो एम्प्लॉय है उसकी लिमिट 10% है, और अगर वो अदर देन एम्प्लॉय है तो लिमिट कितनी है? 20%। बट हाँ बहुत अलग है, 1.5 लाख से ऊपर नहीं होगा जी। ऐसा पता मैं क्यों कह रहा हूं 1.5 लाख से ऊपर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 80CCE में ना 80C प्लस में 80CCC प्लस में CCD1, इन सबको मिला के 1.5 लाख रुपए की लिमिट है जी। मतलब गवर्नमेंट ने देखो पागल कैसे बनाया, पागल कैसे बनाया? 80C की 1.5 लाख, 80CCC की 1.5 लाख, और 80CCD1 में वो 20% और 10% की लिमिट, और फिर क्या बोल दिया? कंबाइंड 1.5 लाख है। मतलब अगर आज किसी पर्सन ने किसी तीनों में कंट्रीब्यूशन किया है तो 1.5 लाख से ऊपर का बेनिफिट वो नहीं ले सकता। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। तो 80CCE के अंदर, दोबारा बोलो, 80CCE के अंदर 80C प्लस में CCC प्लस में CCD1, इन तीनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए की लिमिट आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद शाबाश बच्चे, आगे आओ जी, आगे आओ, आगे सारे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस 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 बस, खत्म है जी, खत्म है, बिल्कुल खत्म होने वाला है। 80CCD1B। अब 80CCD1B जो है ये एडिशनल है 80CCD1 के अलावा जी। इसके अंदर भी सेम है, अगर किसी इंडिविजुअल ने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया तो एडिशनल 50,000 तक की बेनिफिट ले सकता है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर 80CCD1B बात कहना चाह रहा है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने, अगर किसी, दोबारा सुना जी, अगर किसी इंडिविजुअल ने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया जी, अगर किसी इंडिविजुअल ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया तो जो ऊपर 1.5 लाख रुपए की लिमिट है वो तो है ही है, उसको छोड़ के 50,000 रुपए की लिमिट हो रहा है जी। बच्चा कह रहे सर कसम लगे आपको, कसम लगे अगर आपको, आप इसका क्वेश्चन को करवाए बिना अगर आगे चले गए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। टेंशन मतलब, देखो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, देखो जी, अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया 1.5 लाख रुपए, जीटीए मान लो 6 लाख रुपए। अब ध्यान सुना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना चाहिए, बहुत ध्यान सुनना जी। अगर एसएससी ने कंट्रीब्यूट किया 1.5 लाख रुपए, जीटीए आपकी 6 लाख रुपए है, ठीक है। अब 80CCD1 1,20,000, 80CCD1B 30,000 रुपए। देखो मैंने क्या लिखा है, माई ओपिनियन, आप 1B में 50,000 रुपए ले लो और 80CCD1 में 1 लाख रुपए ले लो। रीजन, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए ले लोगे तो आपकी 80C की 50,000 रुपए की लिमिट बच जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? एक बात मुझे बताना सर, अगर एनपीएस में आपने 1,50,000 रुपए कंट्रीब्यूशन किया तो पहले 1B की लिमिट खत्म करो ना सर, पहले 1B, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि पहले 80CCD1 की लिमिट खत्म करो। गवर्नमेंट कह रही है 1B इन एडिशन टू 80CCD1 है, तो पहले 1B के 50,000 रुपए ले लो। अब कितने बचे? 1 लाख रुपए, उसको 1 में ले लो जी। अब फिर भी 50,000 बचे हैं जो मैं क्लेम कर सकता हूं, ये आपको बेनिफिट हो जाएगा जी।
बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं सर, जब भी आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करो तो एक अगर आपकी 80 सीसीडी 1 में अगर पूरी लिमिट क्रॉस नहीं हो पा रही, अगर 80 सीसीडी 1 में पूरी लिमिट क्रॉस नहीं हो पा रही तो 1B में आप 50,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हो जी। बस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। तो ये एडिशनल है 50,000 रुपए की लिमिट। उसके बाद देखो जी 80 सीसीडी 2 जी, इसमें कह रही 80 सीसीडी 2 में अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया एनपीएस में, अब देखो अगर अभी तक क्या था, अभी तक क्या था, जल्दी बोलो अभी तक क्या था, अभी तक था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। हाँ अभी तक क्या था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। दोबारा बोलो, अभी तक क्या था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अभी तक क्या था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अभी तक क्या था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। इट मींस अगर एम्प्लॉयर ने जी, अगर एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर दिया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा जी। अगर एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर दिया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो जी, फर्स्ट उसको सैलरी में ऐड करोगे जी, और फिर 80 सीसीडी 2 में डिडक्शन मिलेगी एम्प्लॉय को। कितनी मिलेगी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस जी। आपको मैंने क्लास में करवाया भी था कि नॉर्मल लिमिट 10% है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले केस में लिमिट 14% है जी। अब जो बच्चे रेगुलर बैच के होंगे ना सर, उम्मीद करता हूं आपको तो याद आ रहा होगा यार, और जो बच्चे यूट्यूब फैमिली के होंगे सर, अगर आपने स्टूडेंट दरबार देखे हैं तो आसान लग रहा होगा, और अगर मेरे रेगुलर लेक्चर देखे रहे हो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है उसके बाद तो बच्चों वाली गेम लग रही होगी जी। बट सर ये लिमिट तो याद करनी पड़ेंगे। देखो मैं लिमिट का एक लेक्चर लाने की पूरी कोशिश करूंगा सर आपके, मैंने कहा ना आप हुक्म किया करो, मैं उस हुक्म पे चला करूंगा। बस मेरे को एक पास दिखा देना और मम्मी पापा की आंखों में आंसू दिखा देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। आंसू खुशी के चाहिए मुझे, खुशी के। वो ये ना कह रहे हो कि भाई साहब ये तो कुछ करता ही नहीं, वो ये कह रहे हो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन एंड माई डॉटर। मतलब वो छाती ठोक के कह रहे हो कि मुझे अपने बच्चे और गुड़िया पे मतलब बहुत प्राउड है, इस बच्चे ने मुझे आज सिर ऊंचा कर दिया मेरा। ठीक है ना, ऐसी चीज करनी है आपने, ये बात ध्यान देना। ये बात क्लियर है ना, पक्का समझ रहे हो। इस टाइम वो सोए पड़े हैं, इस टाइम वो सोए पड़े, उनके चेहरों की तरफ देखो और कमिटमेंट करो कि पापा और मम्मी दिसंबर में एग्जाम फोड़ देंगे दिसंबर में एग्जाम। कमिटमेंट करो, उनसे कमिटमेंट करो। अगर जागे हुए हैं साथ में तो भी कमिटमेंट कर लो कि आप टेंशन मत लो जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब हम स्टैंड होके दिखाएंगे आपको जी। ठीक है, बस आप अपना आशीर्वाद रखो हमारे ऊपर जी। तो देखो यहाँ पे जी 80 सीसीडी 2 जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एनपीएस, फर्स्ट एड इन सैलरी टू एम्प्लॉय, देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2 टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 10 और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। अच्छा आप सुना ध्यान से, 80D किसका था जी, मेडिकल इंश्योरेंस जी। अब अगर मेडिकल इंश्योरेंस लिया जी, देखो इंडिविजुअल ने किसके लिए लिया, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, HUF, और ये चिल्ड्रन कौन से होने चाहिए, डिपेंडेंट जी। दोबारा मैं कह रहा हूं चिल्ड्रन कौन से होने चाहिए, डिपेंडेंट। अब प्लीज ध्यान सुनना जी, अगर इनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया, एज अगर लेस देन 60 है, एज अगर लेस देन 60 है तो लिमिट कितनी है, 25,000 रुपए। और अगर एज 60 और मोर है तो लिमिट कितनी है जी, 50,000 रुपए की लिमिट है। और अगर पेरेंट्स के लिए लिया जी, अगर पेरेंट्स के लिए लिया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर पेरेंट्स के लिए लिया और पेरेंट्स की एज अगर लेस देन 60 है, अगर पेरेंट्स की एज अगर लेस देन 60 है उस केस में लिमिट आपकी 25,000 रुपए है। और अगर एज 60 और मोर होगी तो लिमिट कितनी होगी, 50,000 रुपए। और अगर उनका इंश्योरेंस नहीं है, मान लो किसी के पेरेंट्स हैं, रेजिडेंट है, एज 60 साल उससे ऊपर की है और उनका इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि आर कंपनी इंश्योरेंस कई बार नहीं करती सर, बट मेडिकल पे तो बहुत सारा खर्चा हो रहा है, तो मेडिकल खर्चे की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपए तक। ये बात ध्यान देना चाहिए। तो नॉर्मल लिमिट आपकी, नॉर्मल लिमिट कह रही 25,000 50,000 पे लेस देन 60 वाले केस में, पेरेंट्स वाले केस में 25,000 50,000 पे, और अगर उनका इंश्योरेंस नहीं है, उनका मेडिकल खर्चा हो रहा है तो 50,000 रुपए तक का बेनिफिट वो क्लेम कर लेंगे। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में लिमिट कितनी है, 5,000 रुपए। अब यहां पे ना कई बच्चों को डाउट आता है कि सर हमें ना ये समझ नहीं आता, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो 5,000 रुपए है, क्या ये मतलब पेरेंट्स के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, और ये लिमिट से बाहर है, लिमिट के अंदर है? दो क्वेश्चन आते हैं बच्चों के दो क्वेश्चन आते हैं सर। क्या ये, पहली बात तो ये लिमिट के अंदर है, लिमिट के बाहर है। दूसरा, क्या पेरेंट्स और हमारे लिए अलग अलग है, कंबाइन है? पहली बात तो कंबाइन है जी, पहली बात तो ये कंबाइन है और ये लिमिट के अंदर है, मतलब 25 और 50 की लिमिट के अंदर है, उसके बाहर नहीं है जी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मेरी बात पल्ले पड़ रही है? तो कहना पता क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं, जैसे मान लो आज मेरी एज कितनी है, मान लो 29 ईयर्स। मैंने कहा है मान लो, आपसे मैं 3-4 महीने छोटा हूं, मेरे मजे मत लो आप। हाँ बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड, आज तो आपने एज खोल ही दी अपनी। सर ये मैंने कहा मान लो मेरी एज इतनी एज, ठीक है, मान लिया करो यार, बात है ना, मान लेनी चाहिए। मान लो मेरी एज 29 साल है जी। प्लीज ध्यान सुनना,
मैंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो 22,000 रुपये मैंने प्रीमियम पे किया, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैंने 4,000 पे किया, तो मैं मैक्सिमम डिडक्शन कितनी क्लेम कर पाऊंगा जी? 25,000 रुपये, उससे ऊपर क्लेम नहीं कर पाऊंगा। ये बात क्लियर है? क्योंकि 22,426 लिमिट कितनी है? 25, उससे ऊपर क्लेम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अगर मैंने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, मान लो फॉर एग्जांपल 18,000 रुपये का प्रीमियम पे किया, और मैंने 6,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, 6,000 रुपये का, तो 18 और 6 24, 25 से कम है, बट मुझे 23,000 रुपये का ही बेनिफिट मिलेगा सर, क्योंकि 5,000 से ऊपर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं हो सकता। अच्छा सर, एक बार दोबारा सर, प्लीज एक बार दोबारा सर, प्लीज एक बार दोबारा सर, ऐसे आगे मत भाग जाना। नहीं भाग रहा, नहीं भाग रहा, मैं कह रहा हूं मैंने मेडिकल प्रीमियम पे किया जी, मेडिकल प्रीमियम पे किया 16,000 पे, 16 तक 18,000 पे, 18,000 पे, और मान लो 6,000 पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, 18 से कितना हो गया? 24, 25 से कम है, बट मुझे फिर भी डिडक्शन मिलेगी 23,000 रुपए की। रीजन बिंग, क्योंकि 6,000 नहीं मिलेगा मुझे, 5,000 मिलेगा, 5 और 18 23,000 रुपए की लिमिट बनेगी। बस ये बात ध्यान दो जी। तो देखो जी, यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया 5,000 से प्रिवेंटिव, अच्छा ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला कैश में हो सकता है, बट इंश्योरेंस हमेशा अलाउड ही तब होगा जब वो अदर देन कैश होगा जी। मैं दोबारा बोल दूं, इंश्योरेंस अलाउड ही तब होगा जब वो अदर देन कैश होगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो कैश में हो सकता है, उसमें कोई कैश में होने में कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड, पेरेंट्स, मेंबर्स सबके लिए होता है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम सिर्फ खुद के लिए होती है, पेरेंट्स और मेंबर्स के लिए नहीं होती। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इनके लिए होगा, इनके लिए होगा, मेंबर एचएफ के लिए नहीं होगा। और लिमिट कितनी होगी? 25, 25 और 25, मतलब इससे ऊपर का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और अगर वही सीनियर सिटीजन हो तो लिमिट आपकी 50,000 रुपये की हो जाएगी जी, ठीक है। अच्छा, कई बार हम प्रीमियम इकट्ठा पे कर देते हैं, लमसम पे कर देते हैं, तो फिर अगर लमसम पे कर दिया तो उसको प्रोपोर्शनेट कर दो, उसको प्रोपोर्शनेट, मान लो अगर मैंने 1 लाख रुपए पे कर दिया 3 साल का, तो भैया 3 साल का डिवाइड बाई 1 लाख रुपए करके प्रोपोर्शनेट निकाल के हर साल बेनिफिट क्लेम कर लूंगा, बट 25,000 रुपये ऊपर क्लेम नहीं कर पाऊंगा। ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि अगर आज लोग मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं, अगर एज लेस देन 60 है, तो मैक्सिमम, मैं नहीं कह रहा इतना ही मिलेगा, मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का बेनिफिट वो अवेल कर सकते हैं। और अगर वो अपने पेरेंट्स का करवा रहे हैं, उनकी एज 60 साल है उससे ऊपर है, तो लिमिट कितनी हो जाएगी जी? 50,000 रुपये की लिमिट होगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाले केस में 5,000 रुपये की लिमिट होगी, और वो 5,000 रुपये की लिमिट कैश में हो सकती है, बाकी लिमिट कैश में नहीं होगी। और 5,000 रुपये लिमिट इस लिमिट में ही इंक्लूड है, और ये 5,000 रुपये की लिमिट टोटल है सभी के लिए, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी फिर आ गया जी 80DD जी। 80DD देखो, 80DD में क्या लिखा है जी? अब अगर कोई डिपेंडेंट हैंडीकैप है जी, अब देखो हैंडीकैप की 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट जी। अब अगर कोई हैंडीकैप डिपेंडेंट है किसी पे और वो उस पर खर्चा कर रहा है जी, जैसे मान लो एक बच्चा है, वो डिपेंडेंट हैंडीकैप है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो घर वालों पे डिपेंडेंट है, और घर वाले उसकी मतलब हैंडीकैप पे खर्चा कर रहे हैं, तो क्या जो वो खर्चा कर रहे हैं उस हैंडीकैप पे, क्या उस खर्चे की वो डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे? आंसर इज यस। और कमाल की बात देखो, एक्चुअल खर्चा हम चेक ही नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने लिमिट ही फिक्स कर दी। अगर वो नॉर्मल हैंडीकैप है, मतलब 80% से कम हैंडीकैप है, तो फिर 75, और अगर 80 है उससे ऊपर होगा तो 1,25,000 रुपये। अब वो कितने % हैंडीकैप होगा, वो हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आपको मैंने पहले भी कहा था कि 8 डॉक्टर्स जो हैं वो परसेंटेज में काम करते हैं, इतने % शरीर काम करना बंद हो चुका है, इतने % दिल चलना बंद हो चुका है, मतलब परसेंटेज में। तो गवर्नमेंट कह रही है वो अगर हॉस्पिटल सर्टिफिकेट दे रहा है कि इसका हैंडीकैप जो है वो 80% या उससे ऊपर है, तो 1,25,000 रुपये का फिक्स बेनिफिट ले लो, फिक्स। और अगर उससे कम है तो 75 का जी, ठीक है। अच्छा, अगर हैंडीकैप डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है, आज बहुत सारे हैंडीकैप ऐसे हैं सर जो सेल्फ अर्नर है, खुद की अर्निंग खुद कमाते हैं सर, अपने स्किल से, टैलेंट से, एक्सपीरियंस से। आज कई मूवीज में हैंडीकैप आते हैं जी। अब जो मूवीज में हैंडीकैप आ रहे हैं, एक बात बताओ, तो वो क्या है? क्या वो डिपेंडेंट है? आंसर इज नो ना, वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट हैंडीकैप है तो उनको भी डिडक्शन मिलेगी, उनकी भी लिमिट सेम है सर, 75 और 125। मतलब अगर वो 80 से कम है तो 75, और अगर 80 या उससे ऊपर होंगे तो 125। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो अगर वो डिपेंडेंट हैंडीकैप है तो 75 और 125, और अगर वो इंडिपेंडेंट हैंडीकैप होंगे तो भी सेम होगी, बट उसमें खर्चा करने वाले को मिलेगी, इसमें खुद को मिलेगी जी, ठीक है। उसके बाद फिर अगला आ रहा है जी 80DDB जी। याद करो ये किसका था जी? ये था अगर किसी पर्सन को स्पेसिफाइड डिसीज हो जाती है। स्पेसिफाइड डिसीज मींस क्या हो गया? एड्स हो गया, टीबी, कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर, ये गंदी गंदी बीमारी हो जाती हैं, उस बीमारी पर काफ़ी खर्चा होता है।
तो गवर्नमेंट कह रही है हम आपको डिडक्शन देंगे, कितनी देंगे जी, जितना आप खर्चा करोगे उतना, और 40,000 पे विच एवर इज लेस। और अगर एज आपकी 60 साल या उससे ऊपर की है तो जो आप खर्चा करोगे वो और 1,00,000 रुपए विच एवर इज लेस। इफ इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव देन सच पोर्शन विल, मतलब अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया उस केस में वो आप माइनस कर देना जी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है मुझे इंश्योरेंस क्लेम ही मिल गया तो फिर मुझे डिडक्शन क्यों मिलेगी जी। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अगर कोई स्पेसिफाइड डिसीज है। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर कोई स्पेसिफाइड डिसीज है उस केस में, अगर एज आपकी 40 से कम है जी, अगर एज आपकी 40 से कम है तो लिमिट आपके 40, सॉरी एज कह रहा हूं, एज अगर 60 साल से कम है जी, एज अगर 60 साल से कम है उस केस में लिमिट आपकी 40,000 रुपए की है, और अगर एज आपकी 60 साल उससे ऊपर होगी तो लिमिट आपकी 1,00,000 रुपए की होगी जी। ये बात क्लियर है जी। उसके बाद फिर एक सेक्शन है जी 80E। 80E याद करो कैसे मैंने क्लास में याद करवाया था। 80E मतलब एजुकेशन, 80E मतलब एजुकेशन जी। अब अगर आपने एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है, उस लोन की आप रीपेमेंट कर रहे हो तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जी। कितने साल तक? 8 साल तक। मैक्सिमम कितनी क्लेम कर सकते हो? 100%। जितना इंटरेस्ट पे करोगे उतने आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बट 8 साल से ऊपर क्लेम नहीं कर सकते जी। ठीक है जी। तो हाँ ये रेडी। तो आप कितनी क्लेम कर सकते हो जी? 100% क्लेम करोगे, 8 साल तक आप क्लेम कर सकते हो 80E के अंदर डिडक्शन। अगर आपने एजुकेशन लोन, अच्छा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं एजुकेशन लोन में CA, CS, CMA ये कवर नहीं होंगे जी, ये कवर नहीं होंगे क्योंकि ये हायर मेनली यहाँ पे कौन कवर होंगे जी? कॉलेज, जो रेगुलर कोर्स होते हैं वो यहाँ पे कवर होंगे जी, ठीक है। तो आप अगर एजुकेशन लोन ले रहे हो तो आप इंटरेस्ट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट की आप डिडक्शन, मतलब आप जो भी आपने लोन, सॉरी जो भी आपने लोन लिया उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करोगे, जो आपने लोन लिया उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करोगे, उसकी रीपेमेंट की नहीं, उस पे जो इंटरेस्ट पे करोगे उसके आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। 8 साल तक 100% का बेनिफिट आप ले सकते हो जी। 80E जी, 80E इंडिविजुअल को मिलेगा, कब मिलेगा जी? अगर आपने वही हाउसिंग लोन लिया, उस हाउसिंग लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वैसे तो ना 80E खत्म हो चुका है जी, वैसे 80E खत्म हो चुका है। इसकी जगह एक नया सेक्शन आ चुका है, आपको मैंने पहले शायद क्लास के अंदर बताया था, 80EEA। अब वो चल रहा है जी, अब वो चल रहा है, अभी हम आगे रख के करेंगे वो, अभी हम आगे रख के थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो 80E वैसे नॉर्मली खत्म हो चुका है, बट जो लोग अभी इसमें कवर है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे 80E खत्म हो चुका है, बट जो लोग इसमें भी कवर हैं, पुराने लोग जो इसमें कवर हैं उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ये था क्या जी? ये एक्चुअली ना 24B जो है, 24B उसमें क्या था, अगर हाउसिंग लोन लोगे उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करोगे उसका 24B क्लेम करते थे ना, उसके अलावा 24B के अलावा 80E का बेनिफिट भी था जी। अब देखो जी, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंडीशन, आपके घर, आपका जो घर है 50 लाख रुपए तक का हो, लोन 35 लाख रुपए तक का हो, और कोई और दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास ना हो, तो गवर्नमेंट कह रही है मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का बेनिफिट अवेल कर सकते हो जी। मतलब वहां पे 2 लाख रुपए तो वो 24B में 2 लाख रुपए वो और 50,000 रुपए यहां, मतलब मैं 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकता था 80E जब था। अब 80EA के अंदर क्या है उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद देखो 80G जी। अब यहाँ पे ना कई बच्चों को दिक्कत आती है 80G के अंदर सर। अब 80G में ना काफी, पहली बात तो ये सबको मिलती है, इंडिविजुअल, HF, कभी कोई भी हो, ऑल एसेट सबको मिलेगी। अब इसमें ना बहुत सारी लिमिट, बहुत सारी लिस्ट है, और ये बात ध्यान देना, अगर आपने 2000 से ऊपर अगर डोनेशन देनी है तो आपने कैश में नहीं देनी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 80G में आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि 80G में जो डोनेशन देनी है कितनी लिमिट है? 2000 रुपए की लिमिट है कैश की जी। 2000 तक डोनेशन दे रहे हो कैश में दे सकते हो, अगर 2000 से ऊपर दे रहे हो तो फिर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट करोगे तब बेनिफिट मिलेगा जी। अब वहां पे कुछ केस में 50% है, कुछ केस में 100% है। मैं 80G कोशिश करूंगा 2 या 3 दिन के अंदर सर आधे घंटे की क्लास बना के 80G की डाल दूं जी, कोशिश करूंगा। देखो मैं कमिटमेंट तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, 80G में दिक्कत आती है, जबकि उसमें याद करना है सारा कुछ, वो याद करने वाला, ये मेरा कुछ करवाने वाला है नहीं, बट बच्चों को लगता है नहीं सर एक बार विवेक सर आप करवा दो सर, बस एक बार आप समझा दो, क्योंकि अगर एक बार आप समझा दोगे ना हमें समझ में आ जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 या 3 दिन के अंदर 80G की आधे पौने घंटे क्लास बना के डाल दूं, 80G की, स्पेसिफिकली सिर्फ 80G की, सिर्फ 80G की जी, क्योंकि 80JJAA और 80P की मैंने डाली हुई है।
तो सिर्फ 80G की कोशिश करूंगा बना के डाल दूं ताकि पूरी फैमिली, जितने बच्चे यूट्यूब फैमिली के हैं, सबको बेनिफिट मिल जाए जी। ठीक है, चलो उसको देखेंगे हम अभी। तो अभी बस ये ध्यान देना कि 80G में लिमिट जो आपकी है वो 100% और 50% की है। उसके बाद जी 80GG जी। अब 80GG क्या है? 80GG है जैसे HRA। अब अगर मान लो जिसको HRA मिल रहा है वो तो HRA क्लेम करेगा, जिसको HRA नहीं मिल रहा जी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे HRA नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, बट मैं जो घर में रह रहा हूं, मान लो किराया मैं पे कर रहा हूं जी। अब अगर मैं किराया पे कर रहा हूं घर का, तो जो मैं रेंट पे कर रहा हूं उसका बेनिफिट अवेल कर सकता हूं 80GG के अंदर। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो लोग HRA क्लेम नहीं कर पाते और फिर वो घर का रेंट पे करते हैं तो 80GG क्लेम करते हैं, और एक साल में मैक्सिमम 60,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5,000 पर मंथ की लिमिट है जी। एक बार देखना जी। तो इंडिविजुअल गवर्नमेंट कह रही है इंडिविजुअल को मिलेगी जी डिडक्शन ऑन पेमेंट ऑफ रेंट, कितनी मिलेगी? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रेंट पेड, मैं दोबारा बोलूंगा, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम जी। दोबारा बोलूंगा, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और 5,000 पर मंथ और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लेस जी। एक बार फिर बोलूंगा जी, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, या वहां पे क्या था? वहां था रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी। सर जो हमने HRA में किया था वहां था एक्चुअल HRA, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी, और फिर 40 और 50% डिपेंड ऑन वो मेट्रो सिटी में या नहीं है। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे गवर्नमेंट कह रही है जितना आपका रेंट पेड है माइनस में 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 5,000 पर मंथ और 25%, मतलब 60,000 से ऊपर का बेनिफिट तो ले ही नहीं सकते जी 80GG के अंदर। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। अब वो एडजस्टेड टोटल इनकम मींस क्या जी? ग्रोस टोटल इनकम में सभी डिडक्शन माइनस कर दो 80GG को छोड़ के। ग्रोस टोटल इनकम में से सभी डिडक्शन माइनस कर दो 80GG को छोड़ के जी। ठीक है, उसके बाद देखो जी, अब ये 80GGA और 80GGB, इन दोनों को ध्यान समझना जी। पहले इन दोनों का मतलब क्या जी? सॉरी, 80GGA तो अलग है, 80GGA तो अलग है जी, उसको अलग लेके चलो। 80GGB और 80GGC इसको अलग लेके चलेंगे जी। अब प्लीज ध्यान सुनना जी। 80GGA तो है, एक बात बताना जी, अगर कोई बिजनेसमैन साइंटिफिक रिसर्च के अंदर पैसा लगा रहे जी, हाँ जी प्लीज 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 सर सीधे होके बैठो, बस 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 खत्म हो गया सर, देखो 14th पे आ गए हैं, बस काम खत्म और कुछ भी नहीं है सर। 14th पे आ गए, बस मेरे बच्चे, बस बहुत 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 साथ दिया आपने, बस खत्म हो गया सर, वाह जी वाह, मजा आ गया जी। खड़े होकर तालियां बजाऊंगा आपके लिए, खड़े होकर तालियां बजाऊंगा आपके लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने साथ दिया सर। दिल से रिस्पेक्ट करूंगा, देखना ना, अनकंडीशनल लव और भर भर के ब्लेसिंग निकलेंगे आपके लिए, इतने आशीर्वाद आपके लिए निकलेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते जी। मेरी हर रूह आपको आशीर्वाद देगी, बस थोड़ी देर की बात हो रहा है सर, इतना साथ है, थोड़ी देर और बैठ जाना है बस। ठीक है, इधर देखो ध्यान से जी। अब अगर मैं 80GG की बात, 80GG हो गया, 80GG है जी। अब 80GG के अंदर क्या है जी? याद करो, अगर किसी बिजनेसमैन ने साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्टमेंट की है जी, अगर किसी बिजनेसमैन ने साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब वहां पे कंट्रीब्यूशन किया, तो वो बेनिफिट क्लेम करेगा सेक्शन नंबर 35 में। एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो मेरे फादर बिजनेसमैन नहीं है और वो किसी ऐसे ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हैं जो 35 में कवर है, तो क्या वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? मैं कहा पीजीपी के अंदर तो क्लेम नहीं कर पाएंगे। कहता सर बट एक तरह से तो वो बेनिफिट ही तो दे रहे हैं गवर्नमेंट को। भाई गवर्नमेंट ने कहा लोग डोनेशन दे और हम उन्हें बेनिफिट देंगे, तो वो तो बिजनेसमैन तो मेरे फादर है नहीं, तो कहां क्लेम करेंगे? 80GGA के अंदर। अगर आपके फादर, देखो क्या लिखा है, एनी एक्सेप्ट बिजनेस प्रोफेशन, अगर डिडक्शन फॉर रिसर्च, अगर रिसर्च के लिए डोनेशन दे रहे हैं, इफ डोनेशन मोर देन 2,000 देन शुड बी अदर देन कैश, तो आप 100% की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जी। मतलब सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन वाले 35 में कवर होंगे, अदर देन बिजनेस वाले 80GGA में कवर होंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। क्लियर है बात जी? पक्का पक्का। उसके बाद देखो जी 80GGB जी। अब ये 80GGB और 80GGC इन दोनों को एक साथ पढ़ के चलेंगे जी। और इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जी, आज बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है जी, इतनी सारी पार्टी हैं। और पॉलिटिकल पार्टी को लोग डोनेशन देते नहीं देते जी? सोच के बोलना, और पॉलिटिकल पार्टी को लोग डोनेशन दे रहे नहीं दे रहे? यस दे रहे हैं जी। अब गवर्नमेंट कह रही है पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन दी जा रही है उसकी डिडक्शन तुम क्लेम कर सकते हो 80GGB 80GC के अंदर। 80GGB जो है वो कंपनी के लिए और 80GGC जो है वो अदर देन कंपनी के लिए, और 100% की डिडक्शन क्लेम करोगे, बट कैश में नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नो डिडक्शन इफ पेमेंट इन कैश,
नो डिडक्शन इन पेमेंट कैश, मतलब अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करनी है, आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, तो यहाँ पे कोई 2000 रुपए की भी लिमिट नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2000 रुपए की भी लिमिट नहीं है। बेनिफिट मिलेगा ही तब जब पेमेंट आप कैश में नहीं करोगे। अगर कैश में करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना जी। ये बात क्लियर है जी, पक्का पक्का। उसके बाद देखो जी, अब 80 QQB और 80 RRB जी, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं जी। अब 80 QQB और 80 RRB ना, ये दोनों रॉयल्टी के हैं जी। एक तो रॉयल्टी है जो आप कॉपीराइट पे है, और एक रॉयल्टी है पेटेंट्स पे जी। डिडक्शन दोनों केस में सेम है, जितनी आप रॉयल्टी पे कर रहे हो वो, और 3 लाख रुपए विच एवरेज लेस, मतलब मैक्सिमम रॉयल्टी की जो डिडक्शन मिलेगी वो 3 लाख तक मिलेगी जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैक्सिमम जो रॉयल्टी की डिडक्शन मिलेगी वो 3 लाख तक आपको मिलेगी जी। तो देखो जी, 80 QQB और RRB के अंदर जी, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, कॉपीराइट वाले केस में, पेटेंट वाले केस में कितनी मिलेगी? एक्चुअल और 3 लाख विच एवरेज लेस, बट एक पॉइंट यहां पे ध्यान देना जी, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, इफ रॉयल्टी अर्न आउटसाइड इंडिया, अगर रॉयल्टी इंडिया से बाहर कमाई है, देन डिडक्शन अलाउड ओनली इफ सच रॉयल्टी ब्रॉट इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब जब वो साल खत्म होगा वहां से 6 महीने के अंदर अंदर जितनी रॉयल्टी आप इंडिया में लेके आ जाओगे उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इफ रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया, अगर रॉयल्टी इंडिया से बाहर कमाई है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, कम मिलेगी जी। अगर जो वो साल खत्म हो रहा है उसके 6 महीने के अंदर अगर आप वो रॉयल्टी इंडिया में लेके आ जाओगे, आप बेनिफिट क्लेम कर लोगे। ये इस बार भी, उससे पहले 2 टाइम पहले भी क्वेश्चन बना था ये रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया वाला जी। तो बस आपको ना 6 महीने काउंट करना है कि 6 महीने में रॉयल्टी का पैसा इंडिया में लेकर आया नहीं लेकर आए जी, ठीक है। अब एक्चुअल अमाउंट देखो, क्या मतलब एक्चुअल अमाउंट मींस, अगर लमसम रॉयल्टी मिल रही है तो अमाउंट रिसीव, और अगर लमसम नहीं है तो अप टू 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, मतलब जितने आपने बुक बेची है उसका 15% जो होगा फिर वो एक्चुअल अमाउंट में आ जाएगा। सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं, 3 लाख से ऊपर का बेनिफिट नहीं मिल सकता जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रॉयल्टी वाले केस में 3 लाख से ऊपर का बेनिफिट नहीं मिल सकता, बस ये बात ध्यान देना जी। ये बात क्लियर है, पक्का लो जी। उसके बाद जी फिर 80 TTA और 80 TTB, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, और इवन हमने प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन किए थे, आपने कईयों में गलती की थी इसके अंदर जी, तो उम्मीद करूंगा अब आप गलती नहीं करोगे। देखो जी, 80 TTA किसको मिलेगा? इंडिविजुअल HF एक्सेप्ट रेजिडेंट इंडिविजुअल जो 60 और मोर है। क्यों? क्योंकि वो 80 TTB में कवर है जी। सिंपल सी भाषा में कहूं, जो 80 TTB में कवर है ना, वो 80 TTA में कवर नहीं होंगे। रीजन बिंग, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उनके लिए, और स्पेसिफिक लो ऑलवेज ओवरऑल जनरल लो। अब 80 TTA में गवर्नमेंट कह रही है, अगर आपको सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है जी, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस, अगर वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो 10,000 तक के आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जी। बट अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, एज आपकी 60 साल उससे ऊपर है, तो सेविंग का इंटरेस्ट तो है, साथ में FD का भी इंटरेस्ट। मतलब 80 TTB में मैं दोबारा कह रहा हूं सर, सेविंग और FD दोनों की बात हो रही है जी। प्लीज सर प्लीज, बस लास्ट पॉइंट है सर, सिर्फ लास्ट पॉइंट है और कुछ भी नहीं रह गया। बहुत बढ़िया जबरदस्त इतिहास लिखा गया सर, इतिहास लिखा ये गया कि फैमिली ने मेरी बहुत सपोर्ट की है जी। ये नहीं लिखा गया कितने घंटे की रिवीजन क्लास चली है, ये इतिहास लिखा गया कि आपने कमाल कर दिया सारी रिवीजन क्लास देख के जी। बस ये इतिहास लिखा गया। अब इसको दिसंबर में दोहराना है जी, अच्छे पेपर करके हैं और एग्जाम क्रैक करके आने हैं जी, ठीक है। इधर देखो ध्यान से। अब 80 TTB वाले केस में इंडिविजुअल और रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है, एज अगर 60 और मोर है तो गवर्नमेंट करिए, चाहे FD का इंटरेस्ट हो चाहे सेविंग का इंटरेस्ट हो, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जी 50,000 रुपए तक मैक्सिमम। जबकि वहां पे लिमिट कितनी है? 10,000 रुपए। मैं दोबारा कह रहा हूं, वहां पे लिमिट कितनी है? 10,000 रुपए। यहां पे लिमिट कितनी है जी? 50,000 रुपए की लिमिट है जी। ये बात ध्यान देना, और एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बन सकता है जी। अब यहां पे 2 सेक्शन और है जी। अब ये 80 JJ AA जी, 80 JJ AA, ये तो सर इसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी जो मैंने YouTube पे डाली हुई है 1 घंटे की, वो एक बार देख लेना। 80 JJ AA और 80 PG, ये दोनों आपको वहां से देखने हैं, जरूर देख लेना सर, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है। इसमें कुछ भी नहीं खास, बच्चों वाली बातें। अब मैं आपको जो मेन ये रहा 80P, इसमें भी आपको 100% की डिडक्शन मिलती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में 100% की डिडक्शन मिलती है अगर आप इसमें सोसाइटी में एंगेज होते हो। मतलब अगर सोसाइटी इस केस में एंगेज है तो डिडक्शन पूरी क्लेम करती है। अगर आप वो सेशन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। मेन अब मुझे 2 सेक्शन आपके रह गए हैं जी, 80 EEA और 80 EEB जी। आपको मैं दिखाता हूं जी, वो कहां है, ये रे जी, ये देखो जी। बस कथा समाप्त होत है, वो है ना हनुमान जी का वो है
जब गाते हैं वो, जब रामायण की कथा खत्म हो जाती है, कथा समाप्त होत है, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। इधर देखो ध्यान से, लास्ट बस 2 सेक्शन। यस यस यस, इधर देखो ध्यान से जी। 80E एज एप्लीकेबल होगा जी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। देखो ये नया सेक्शन आया जी, अगर हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे तो 80E का बेनिफिट क्लेम करोगे जी। एलिजिबल कौन कौन होगा जी? इंडिविजुअल अदर देन कवर्ड 80EE। मैंने कहा ना, जो 80EE में कवर है वो तो वही रहेंगे, जो वहां कवर नहीं है अब लोग यहां पे आ रहे हैं जी। इसमें बेनिफिट ये है, आपको डिडक्शन वहां पे 50,000 की लिमिट है, यहाँ पे 1.5 लाख की लिमिट है। मतलब कमाल की बात, देखो 24B में 2 लाख रुपए और 80EA के अंदर 1.5 लाख रुपए, मतलब 3.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में जी। बट 80EA हर केस में नहीं मिलेगा, इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या जी? लोन आपने लिया हो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जी, घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक को, मतलब 45 लाख तक घर की वैल्यू हो, इससे ऊपर ना हो। लोन सैंक्शन हुआ हो 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 21 के बीच में, आपका इसके अलावा कोई दूसरा घर ना हो, तो पहले क्या करोगे? फर्स्ट आप 24B लोगे और देन जो वहां पे नहीं मिलेगा उसके लिए आप 80A के अंदर आओगे। बट एक बात ध्यान देना, 24B में ऐसे कोई लिमिट नहीं है घर 45 लाख का हो, वहां तो आप ले ही सकते हो। अगर यहां पे आपको उसके अलावा लेनी है तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट यहां भी ले सकते हो। बस एक मेन पॉइंट ध्यान देने वाला कि घर की स्टैंप ड्यूटी वाली 45 लाख तक हो, लोन इस डेट के बीच में सैंक्शन हुआ हो, आपके पास कोई दूसरा घर ना हो और लोन आपने इन लोगों से लिया हो, तो आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे 1.5 लाख रुपए तक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 3 लाख का इंटरेस्ट पे किया और घर मेरा मान लो 30 लाख रुपए का है, तो 2 लाख तो 24B में 1 लाख रुपए आप यहां पे क्लेम कर लोगे जी। ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। और फाइनली लास्ट सेक्शन 80EB। सर आजकल किसका जमाना है जी? फटाफट से बोल दो जी। अब तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा जी। आजकल किसका जमाना है जी? आजकल जमाना है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। आजकल जमाना है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? इलेक्ट्रिक गाड़ी लो, पेट्रोल वाली गाड़ी लो जी। गवर्नमेंट क्या चाह रही है भैया? पोल्यूशन फैला दो। गवर्नमेंट कह रही है पोल्यूशन फैला दो सर, सारे इंडिया में लॉकडाउन करवा दो दिल्ली की तरह जी। इतना पोल्यूशन फैल गया, दिल्ली में लॉकडाउन करना पड़ गया था सर। तो गवर्नमेंट कह रही है वैसे पोल्यूशन फैलाओ। क्या गवर्नमेंट ये चाह रही है? नहीं, गवर्नमेंट क्या चाह रही है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां लो सर, पोल्यूशन कम से कम हो। बट अभी वो गाड़ियां महंगी हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब हम तुम्हें लोन देंगे, तुम लोन लो और कमाल की बात उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करोगे हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट देंगे जी। गवर्नमेंट 80EB लेकर आई है। देखो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन जी, स्पेशली लेकर आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशली लेकर आई है जी। एलिजिबल इंडिविजुअल, डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिलेगी। लोन आपने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, लोन आपने लिया हो 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 23। देखो उसकी लास्ट डेट थी 21, उसकी लास्ट डेट जा चुकी है, इसकी लास्ट डेट 23। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इसकी लास्ट डेट भी इंक्रीज हो चुकी है अब। बट हमारे अभी एग्जाम में किसी बात की काम की नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम दिसंबर में है। जून वालों के लिए लास्ट डेट इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। बट एक बात बता दूंगा सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है। गवर्नमेंट करी भाई साहब लोन सैंक्शन इस डेट के बीच में हो। इफ डिडक्शन अलाउड अंडर 80EB देन कैन नॉट क्लेम एनी अदर सेक्शन। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने यहां क्लेम कर लिया तो मैं कहीं और क्लेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा कोई इनकम टैक्स में जी। तो बस मेन ध्यान रखना, 2 सेक्शन है सर, 80EA 1.5 लाख रुपए और 80EB 1.5 लाख रुपए। वो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन के इंटरेस्ट का जी। अब बताओ जी अभी तक हमने क्या क्या किया, फटाफट से। बस ना अभी बाय बाय कर रहे हैं, जय हिंद कर रहे हैं, 2 मिनट कर रहे हैं, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सो मच, सब कुछ करेंगे। लास्ट टाइम बोल दो 80C की लिमिट कितनी है? 80C की लिमिट कितनी है जी? 1.5 लाख रुपए। 80CCC की लिमिट कितनी है? 1.5 लाख रुपए। 80CCD1 की लिमिट कितनी है? वही वो 20% GTI का, 10% सैलरी का और 1.5 लाख रुपए की लिमिट मैक्सिमम बन जाएगी, क्योंकि 80EE जो है, सॉरी 80CCE जो है उसमें 80C प्लस में 80CC, 80CCC और 80CCD1 इन तीनों को मिलाकर 1.5 लाख की लिमिट बन जाती है। फिर 80CCD1B NPS वाला 50,000 रुपए की और लिमिट है। 80D में 25,000, 50,000 पेरेंट्स के लिए, 25,000, 50,000 और मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए अगर इंश्योरेंस नहीं है तो 50,000 रुपए की लिमिट है। फिर उसके बाद आ गया जी 80DD डिपेंडेंट हैंडीकैप 75,125, 80U इंडिपेंडेंट हैंडीकैप 75,125 जी। उसके बाद जी 80DDB अगर वो स्पेसिफाइड डिसीज है तो 40,000 और 1 लाख रुपए की लिमिट है। फिर आ गया जी आप उसके बाद आपके आ गया 80GG, वो रेंट पे करोगे तो 10 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ रजिस्ट्री टोटल इनकम 5,000 और फिर 25% ऑफ रजिस्ट्री टोटल इनकम विच एवर इज लेस, मतलब 60,000 रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आ गया जी 80GG, वही 80GG रेंट वाला हो गया,
80G हो गया, फिर वो 100% और 50%, इसमें लंबी चौड़ी लिस्टें हैं काफ़ी सारी, जिसमें आपको दिक्कत है वो मैं कोशिश करूंगा डाल दूंगा। 80GGA साइंटिफिक रिसर्च वाला 100% क्लेम कर लोगे। 80GGB और GGC पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दोगे तो आप क्लेम कर लोगे। 80E एजुकेशन लोन जो आपने लिया उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, 8 साल तक 100% अलाउड है। 80EE हाउसिंग लोन वाला आप 50,000 तक का बेनिफिट क्लेम करोगे। और फिर याद करो, शाबाश शाबाश, लिखते रहो सर, मैं जो कह रहा हूं जो याद आ रहा है लिखते रहो। 80QQB और RRB रॉयल्टी वाले केस में 3 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हो मैक्सिमम, और अगर बाहर रॉयल्टी कमाई है 6 महीने के अंदर अगर इंडिया में लेके आ जाओगे तो बेनिफिट ले लोगे। और फिर लास्ट में था 80TTA सेविंग का इंटरेस्ट और 80TTB सेविंग FD दोनों का इंटरेस्ट, बट वो सीनियर सिटीजन के लिए। 80TTB में लिमिट 50,000 है, TTA के अंदर लिमिट 10,000 पे है। और फिर 80EA हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट और 80TTB मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल में 1.5 लाख की और हाउसिंग लोन में भी 1.5 लाख की, बट कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। वहां पे घर की स्टैंप ड्यूटी वाली 45 लाख तक हो, लोन सैंक्शन 21 तक हुआ हो, और यहां लोन सैंक्शन 23 तक हुआ हो जी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। है बस लास्ट बिल्कुल छोटा टॉपिक, चैरिटेबल ट्रस्ट जी। अब चैरिटेबल ट्रस्ट में ना कुछ बातें समझने वाली हैं, बस 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 खत्म है मेरे बच्चे, खत्म है बिल्कुल। चलो ऐसा करते हैं अगर आपको इतना ही हो रहा है तो ऐसा करते हैं, इस चैप्टर के बाद ना 1 मिनट की ब्रेक। बच्चे कह रहे 1 मिनट में क्या, 1 मिनट बहुत होता है सर, बहुत होता है, 1 मिनट ज्यादा नहीं सर। देखो प्लीज, आप 3-3 घंटे तो क्लास के अंदर भी बैठते हो ना सर, 3-3 घंटे की आदत बनानी पड़ेगी। अब आपको आदत बनानी पड़ेगी, एग्जाम अगर क्लियर करने हैं तो। मैं सिंपल बात बोल रहा हूं, अगर एग्जाम क्लियर करने हैं 3-3 घंटे की आदत आपको बनानी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो अभी 3 घंटे की तो क्लास होने दो यार, अभी 2 घंटे 5 मिनट की क्लास हुई है बस। 2.25 घंटे में चैरिटेबल ट्रस्ट खत्म होगा, तो बैलेंस 1 घंटे में तुम्हारा डिडक्शन खत्म हो जाएगा। 3-3.25 घंटे तो वैसे ही बैठ जाते हो, तो इतना आलस क्यों मचा रहे हो, हद हो गई है। तो चलो इधर सुनो ध्यान से, अब पहले एक बार इसको देखते हैं और फिर आगे देखेंगे। 1-2 मिनट की ब्रेक दे देंगे आराम से, कोई बात नहीं, पानी वानी पी लेना, फ्रेश होके आ जाना। इधर देखो ध्यान से जी, चैरिटेबल ट्रस्ट वाले केस में ना आपको मैंने पहले भी कहा था, चैरिटेबल ट्रस्ट वाले केस में कुछ नहीं करना। जितनी भी आपकी ग्रोस रिसीट आती है जी, जो भी आपकी ग्रोस रिसीट होती है चैरिटेबल ट्रस्ट वाले केस में, उसमें आप क्या करोगे जी, मान लो अगर किसी मंदिर को 100 रुपए आए, तो मंदिर कहता है भाई साहब उसमें से ना 15 तो एडहोक एग्जम्प्ट है। मतलब अगर 100 रुपए आ रहे हैं, 15 रुपए तो एग्जम्प्ट है, आपने वो कहां लगाए वो मैटर नहीं करता, 15 रुपए वो मैटर नहीं करता। अब 100 में से 15 हो गए एग्जम्प्ट। अब गवर्नमेंट करिए 85 जो बचे ये एग्जम्प्ट तब होंगे अगर आपने इसको यूज किया होगा चैरिटेबल पर्पस में जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया 100 रुपए आपकी टोटल ग्रोस रिसीट है, उसमें से 15 रुपए तो एडहोक एग्जम्प्ट है, और 85 जो है 85 वो तब एग्जम्प्ट होंगे अगर आपने उसको यूज किया होगा चैरिटेबल पर्पस के लिए जी। अब बच्चा ये बात कहता है सर मेरा ना एक क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊं जी क्या क्वेश्चन है, कहता सर ये क्वेश्चन है अगर मान लो मैंने 85 को एग्रीकल्चर पर्पस में यूज नहीं किया, अगर यूज नहीं किया तो क्या वो तो भी एग्जम्प्ट हो सकती हैं जी। आंसर इज यस जी, आंसर इज यस। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि 85 यूज नहीं किया तो भी एग्जम्प्ट हो सकते हैं, बट अगर आपका रीजन उन 3 में से कोई एक हो, 3 रीजन थे, कोई बच्चा बताएगा 3 रीजन कौन कौन से थे। पहला रीजन, मान लो मुझे पैसे रिसीव ही नहीं हुए, किसी ने मुझे कहा कि आप लिख लो कि हम आपको डोनेशन देंगे, हम आपको अप्रैल में दे देंगे जी, और लिखवा भी दीजिए। अब मतलब पैसा एक्रू हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। अब जब मैंने पैसा रिसीव ही नहीं किया, बताओ पैसा मैं ट्रस्ट में लगाऊं कैसे। तो गवर्नमेंट ने कहा छोड़ रहे हैं, जिस साल रिसीव होगा, जब रिसीव होगा उस साल या उससे अगले साल, 1 साल और दे रहे हैं, जब रिसीव होगा उस साल या उससे अगले साल के एंड तक तुझे पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये टैक्सेबल कर देंगे। पहला केस तो ये। दूसरा, पैसा रिसीव मेरे को हो गया बट मेरे पास पैसा लगाने का सफिशिएंट टाइम नहीं है। जैसे आज मान लो फॉर एग्जांपल हमारी 29 नवंबर है जी, कल क्लोजिंग है, वैसे 31 मार्च होती है, मान लो कल क्लोजिंग है। अब अगर पैसा मुझे 29 नवंबर को मिला, अगर पैसा मुझे आज मिला और गवर्नमेंट बोले कल तक लगाना है, भाई साहब कैसे लगा पाऊंगा, मैं लगा ही नहीं पाऊंगा, 1 दिन का टाइम है। तो गवर्नमेंट ने बोला उस केस में अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो ऐसा करो अगले साल के एंड तक ये लगा देना, हम तुम्हारा एग्जाम्प्ट कर देंगे इस साल। और फिर तीसरा केस है, मैंने कहा जी मैं ना पैसा एक्यूमुलेट कर रहा हूं, मुझे ट्रस्ट के लिए कोई एसेट लेनी है, कोई मशीन लेनी है, तो गवर्नमेंट कह रही ठीक है 5 साल तक
एक्यूमुलेशन अलाउड है, 5 साल के अंदर अंदर तुझे पैसा लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएगा तो जहां 5 साल खत्म होंगे उसके अगले साल के एंड की इनकम बनाकर हम ये टैक्सेबल कर देंगे। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, 3 केस ऐसे हैं। मतलब वैसे तो गवर्नमेंट ने बोला भाई तुझे अगर 100 रुपये मिले तो 15 हटा दे, तुझे 85 रुपये मंदिर में लगाने हैं, अगर ट्रस्ट में लगा देगा तो एग्जम्प्ट होंगे, अगर नहीं लगाएगा तो एग्जम्प्ट नहीं होंगे। बट 3 केस ऐसे हैं जहां पर हम ये एग्जम्प्ट कर देंगे। पहला केस कौन सा गवर्नमेंट ने बोला? पहला केस गवर्नमेंट ने बोला जी, अगर, ध्यान सुना, अगर गवर्नमेंट पहला केस ये बोलना चाहिए, अगर आपने पैसा रिसीव ही नहीं किया तो भैया जब रिसीव करोगे उस साल या अगले साल आप लगा देना। अगर रिसीव किया सफिशिएंट टाइम नहीं है तो अगले साल के एंड तक लगा देना। और अगर पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हो तो 5 साल तक एक्यूमुलेशन अलाउड है, बस ये बात ध्यान दो जी। उसके बाद एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं है, फिर 5 साल जब खत्म होंगे उसके अगले साल के एंड की इनकम बनाकर तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। ये बात यहां पे लिखी हुई है जी। तो एक तो ये पॉइंट समझने वाला है, एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट में ये पॉइंट समझने वाला है कि भैया हम इनकम निकालते कैसे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा वो सुनो जी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनेगा जी, मान लो 5 लाख रुपए की ग्रोस रिसीट है, उसने बोल दिया जी आपने मंदिर में 2 लाख रुपए लगाए, कह रहा कितना टैक्सेबल, बताओ जी। आंसर दो जी। कह रहा 5 लाख की ग्रोस रिसीट है, उसने मंदिर में 2 लाख रुपए लगाए, बताओ कितना टैक्सेबल? 3 लाख कर दूं जी, 3 लाख कर दूं? बच्चा कह रहा हाँ 3 लाख कर दो। 3 लाख कैसे सर? 5 लाख में पहले 15% बाहर निकालो, कितना बचा? 4,25,000। फिर 2 लाख लगाए तो बैलेंस क्या बचा? 2,25,000। अब ये 2,25,000 जो है यही तो टैक्सेबल होगा सर, यही तो टैक्सेबल होगा, यही तो टैक्सेबल होगा। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है, सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि भैया 5 लाख लगाए हैं, 75 आपका 15% है, बैलेंस मेरा 425, उसमें 2 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो गए। मतलब 2 लाख रुपए एग्जम्प्ट मतलब कैसे? 2 लाख रुपए लगा दिए ना आपने, तो बैलेंस 2,25,000 पे हो जाएंगे टैक्सेबल। इस तरह से टैक्सेबिलिटी निकालनी होती है चैरिटेबल ट्रस्ट वाले चैप्टर में। और ये 2,25,000 भी एग्जम्प्ट हो जाते अगर उन तीनों में से कोई एक रीजन होता, या पैसा रिसीव ना हो, या सफिशिएंट टाइम ना हो, या एक्यूमुलेशन वाला केस हो, तो हम ये 2,25 भी एग्जम्प्ट कर सकते थे। बस ये बात ध्यान देना जी, ये बात क्लियर है जी। ये हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट वाला पॉइंट हो गया जी, ठीक है। एक पॉइंट मुझे और समझाना है जी, एक पॉइंट और समझाना है, अनोनिमस डोनेशन जी। अब जो अनोनिमस डोनेशन होती है जी, इधर सुना ध्यान से जी। देखो जो मैंने आपको बात बोली है ना, देखो 15%, 85 कब एग्जम्प्ट होगा? अगर वो ट्रस्ट में लगाओगे और हम एग्जम्प्ट कर देंगे फिर भी अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ, देखो वही पैसा नोट रिसीव जी, अदर रीजन, और अगर पैसा आप एक्यूमुलेट करते हो तो वही सारी बातें ना यहाँ पे लिखी हुई हैं सर, जो मैंने आपको समझाई हैं वो बातें डिटेल में लिखी हैं। अब डिटेल में एक बार आप खुद रीड कर सकते हो। अब मेन जो मुझे आपको बताना है वो आपको बताना है ये वाला, ये रहा जी, कहाँ गया? ये रहा अनोनिमस डोनेशन जी। अब अनोनिमस डोनेशन जो है ना, अनोनिमस डोनेशन मीन्स क्या होता है? अनोनिमस मीन्स क्या होता है? गुप्त दान जी। अनोनिमस मीन्स क्या होता है जी? गुप्त दान। अब गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अनोनिमस डोनेशन हम टैक्सेबल करेंगे, फुली टैक्सेबल करेंगे एट द रेट 30% इन एक्सेस, बट सारी नहीं, कुछ हम देंगे डिडक्शन। कितनी डिडक्शन देंगे? 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर जी। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि हम अनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल करेंगे एट द रेट 30%। कैसे टैक्सेबल करेंगे? इन एक्सेस ऑफ, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी किससे? 5 लाख ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत ध्यान सुना सर, बहुत ध्यान सुना। टोटल डोनेशन 60 लाख रुपए की आई, उसमें से अनोनिमस जो है वो 20 लाख रुपए है, तो मुझे टैक्सेबल करनी है 20 लाख। उसने बोला 20 लाख रुपए टैक्सेबल करनी है 30% से, बट ऐसे नहीं, पहले डिडक्शन माइनस होगी। कितनी? टोटल डोनेशन का 5%, मतलब 3 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए विच एवरेज हायर क्या बनेगा? 3 लाख रुपए। तो मतलब 20 लाख अनोनिमस में से 3 लाख हटा दो, आपका 17 लाख रुपए अनोनिमस डोनेशन जो है टैक्सेबल हो जाएगा जी। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब सर आप समझ में आ गया, आप समझ में आ गया। मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो, आप ये बात कहना चाह रहे हो कि मतलब जो टोटल डोनेशन होगी, मतलब जितनी भी हमें क्वेश्चन में टोटल डोनेशन दी होगी उसका पहले 5% निकालेंगे,
और फिर 1 लाख हायर जो होगी उसको माइनस करेंगे अनोनिमस में से, फिर बैलेंस जो होगा वो टैक्सेबल करेंगे एट द रेट 30%। आंसर इज यस। और वो तो ऑब्वियस ही बात है 4% सेस भी लगेगा जी, वो सेस तो लगेगा ही लगेगा। तो देखो वही लिखा हुआ है, अनोनिमस डोनेशन फ्लैट टैक्सेबल करेंगे 30% से इन एक्सेस ऑफ मींस 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर, 1 लाख विच एवर इज हायर, मतलब जो भी आपका हायर होगा उसमें से मिल जाएगी डिडक्शन और बैलेंस आपकी हो जाएगी टैक्सेबल। वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का बकारी? तो ये आपका है 115 बीबीसी दैट इज अनोनिमस डोनेशन, ये आपका मेन पॉइंट है जी। ठीक है, अब एक पॉइंट बस बैलेंस और बचा है, देन चैरिटेबल ट्रस्ट बैकअप है जी। अब देखो 2 पॉइंट, पहले तो ये बताओ मैंने 2 पॉइंट कौन कौन से बताए जी। एक मिनट मुझे खड़ा होना पड़ेगा जी, क्योंकि आप अब मचा रहे हो सुस्ती, कई बच्चे उबासियां ले रहे हैं और कई बच्चे भाग चुके हैं। अब जो भाग चुके हैं उन्हें लगेगा पाप, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और बच्चे कैसे कैसे भाग गए, हद हो गई है तो बिल्कुल जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से, अब फटाफट जो बच्चे सामने बैठे, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, आप बहुत साथ दे रहे हो मेरा यार, बहुत साथ दे रहे हो, सही बता रहा हूँ सर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू सो मच जी। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बताओ रही, अभी तक हमने 2 बातें की हैं। पहली बात हमने की है जो टोटल ग्रोस रिसीट होती है ट्रस्ट की, उसमें से 15% हटा दो, 85 एग्जाम्प्ट कर दो, बट वो तब होगा अगर वो ट्रस्ट में लगाओगे। अगर ट्रस्ट में नहीं लगा रहे तो भी हो जाएगा, अगर वो 3 केस हैं, पहला पैसा मिला नहीं, सफिशिएंट टाइम नहीं है, या एक्यूमुलेट कर रहे हो 5 साल तक जी। ठीक है, नहीं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप इन तीनों में से कोई रीजन नहीं देते। सेकंड मैंने बोला अनोनिमस डोनेशन, जो अगर गुप्त दान मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा एट द रेट 30%, बट सारा नहीं, कुछ मिलेंगी डिडक्शंस। कितनी मिलेंगी? जो टोटल डोनेशन होगी उसका 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर उसको माइनस कर दोगे अनोनिमस में से, फिर जो बैलेंस बचेगी वो टैक्सेबल कर देना एट द रेट 30% जी। ये बात हो रही है अनोनिमस की जी। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट हमारा है जी, वो हमारा पॉइंट बचा हुआ है। अगर आप ये हमारा पॉइंट है जो मेन है, ये रज 11(1) कैपिटल ए, जहां से कई बार क्वेश्चन बना है, कैपिटल गेन डीम टू बी अप्लाइड। इसका मतलब क्या है? चैरिटेबल ट्रस्ट की एक एसेट उसने बेची है 80 लाख की। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही ध्यान सुनना जी, बहुत ध्यान सुनना जी। चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक एसेट बेची 80 लाख की, इसकी कॉस्ट 30 लाख रुपए की थी। कितने का प्रॉफिट हो गया जी? 50 लाख का, 50 लाख का। अब चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्या किया? चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्या कह रही? चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस 50 लाख में से मान लो 40 लाख रुपए की एक नई एसेट ले ली, एक नई एसेट ले लीजिए। मैं दोबारा बोलूंगा, मैं दोबारा बोलूंगा, मैं दोबारा बोलूंगा। इसने क्या किया री 80 की सेल प्राइस थी, 30 की कॉस्ट थी, 50 लाख रुपए गेन आ गया। अब यहां पे गवर्नमेंट पता क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है ट्रस्ट कि अगर तुम ये 80 के 80 लाख रुपए चैरिटेबल ट्रस्ट की किसी नई एसेट में लगा दोगे तो हम पूरे 50 लाख एग्जाम्प्ट कर देंगे। याद आ रहा है कुछ आपको? अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो जी, कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट हो, कोई बच्चा अगर मेरी क्लास में सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट हो, अब तो रिवीजन कर रहे हो आप डेली, अब तो रिवीजन मैंने करवा दी पूरी सर। कैपिटल गेन में सेक्शन 54F याद कर लो यार, 54F वहां पे क्या लिखा था? अगर सेल प्राइस इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होंगे। वही सेम बात यहां पे है सर। नॉर्मल सेक्शन, नॉर्मल क्या बोलते हैं? नॉर्मल कैपिटल गेन लगाओ, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। बट 54F और 54G बोलते हैं सेल प्राइस लगाओगे तो गेन एग्जम्प्ट होगा। ऐसे ही ट्रस्ट का चैप्टर भी कह रहा है, ट्रस्ट वाले कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रहे हैं ट्रस्ट को कि ट्रस्ट अगर 80 लाख रुपए लगाओगे तब 50 लाख एग्जम्प्ट होंगे। अब सोच के बोला जी, अगर 80 लाख रुपए लगाओगे, अगर 80 लाख रुपए लगाओगे तब 50 लाख रुपए एग्जम्प्ट होंगे। अगर मैंने लगाए ही कम तो वहां तो प्रोपोर्शनेट था, वहां तो प्रोपोर्शनेट था, यहां पे ऐसा नहीं है जी। देखो 80 लाख लगाने में 50 लाख एग्जम्प्ट है, मैंने 40 लाख लगाई जी। अब ये मत कह देना 25 एग्जम्प्ट हो गए। मुझे पता आप नालायक हो सर, मुझे पता आप नालायक हो। क्यों? 80 लगाने पर अगर 50 है तो 40 लगाने पर तो 25 एग्जम्प्ट हो गए, हाफ एग्जम्प्ट होगा। गवर्नमेंट कह रही नहीं। कितना एग्जम्प्ट होगा उसका एक तरीका है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस में कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, जो ये डिफरेंस आएगा इतना कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा बस। नई एसेट की कॉस्ट में से पुरानी एसेट की कॉस्ट माइनस कर देना, जो डिफरेंस आएगा इतना कैपिटल एग्जम्प्ट होगा मैक्सिमम जी। अब नई एसेट की कॉस्ट कितनी है जी? मैंने 40 लाख की नई एसेट ली है ना, तो 40 लाख। पुरानी की कॉस्ट कितनी है? 30 लाख रुपए। तो कितना आ गया? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा, इससे ऊपर एग्जाम नहीं होगा जी, इससे ऊपर एग्जाम नहीं होगा। अच्छा, अगर मैंने 70 लाख रुपए की एसेट नहीं ली थी, 70 लाख रुपए, प्लीज प्लीज सर प्लीज
प्लीज यार सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो यार, बिल्कुल सीधे होके बैठो सर। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मेरी एनर्जी, आप एक बात बताओ सर, मैं भी तो पिछले लगातार 2.25 घंटे से बोल ही रहा हूं ना सर, मैं भी तो 2.25 घंटे से बोल रहा हूं। एक बात बताओ, मैं क्या मतलब मैं क्या ऐसे ऐसे वो ये खिसक के अंदर मुंह में डाल के आया हूं क्या? मतलब चैनी खैनी खा के आया हूं क्या मैं? हद हो गई, बच्चा कह रहा है सर हद हो गई, नींद आ रही, नींद आ रही। सर मैं भी तो आपके लिए बोल रहा हूं यार। आप बताओ, 2.25 घंटे से मैं खड़ा ही हूं ना आपके सामने। उससे पहले से 2 घंटे से मैं खड़ा हूं जी, अप्रोक्सीमेट 5-5.5 घंटे से खड़ा हूं मैं। तो सिंपल सी बात है, मतलब मैं भी अगर ब्रेक के बाद से लगातार बोल रहा हूं तो सर बोलने में आपको, मैंने कहा ना, बच्चा कह रहा है बोल रहे हो तभी नींद नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। तो आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? फिर आप भी तो पार्टिसिपेट करना, क्यों नींद, आपको क्यों नींद आएगी फिर? इधर सुनो ध्यान से, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप पास के पेपर उठा के देख लेना, आपको दिख जाएगा कितने क्वेश्चन बने इसमें से, कैप्टन वाले में से। और बच्चा हर बार गलती करके आ रहा है, जबकि सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसमें मैंने क्या बोला, ट्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट ये बात कहता है, अगर सेल प्राइस लगाओगे 80 लाख रुपए लगाओगे तो 50 लाख होंगे। अब अगर कम लगाओगे तो प्रोपोर्शनेटिंग, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस में कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। बस ये फॉर्मूला याद कर लो जी। जब भी प्रोपोर्शनल लगाओगे ना, तो नई एसेट की कॉस्ट में से ओल्ड की कॉस्ट माइनस कर देना। अब मान लो अगर मैंने 70 लगाए, तो अगर मैंने 70 लाख रुपए लगाए, 80 में 70 लगा दिए, तो 70 की नई एसेट ली, तो नई एसेट की कॉस्ट बन गई 70, पुरानी कितनी है 30, तो 40 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो जाएंगे। मतलब 50 में से 40 एग्जम्प्ट हो जाएंगे और 10 लाख रुपए हो जाएंगे टैक्सेबल। इस तरह से निकालना है। तो सिंपल सी बात है सर, एक बार मुझे फटाफट से बस लास्ट टाइम, सिर्फ लास्ट टाइम चैट बॉक्स में लिख दो, अगर कैपिटल गेन मुझे एग्जम्प्ट करवाने हैं चैरिटेबल ट्रस्ट वाले चैप्टर में है तो क्या लगाना पड़ेगा? कैपिटल गेन लगाऊंगा तब कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होंगे, या सेल प्राइस लगाऊंगा तब गेन एग्जम्प्ट होंगे? जी जल्दी बोलो, क्या लगाऊंगा? सेल प्राइस लगाऊंगा तब कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, सेल प्राइस लगाऊंगा तब कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होंगे। और अगर मैं कम लगाऊंगा जी, अगर मैं कम लगाऊंगा तो से कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस में कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, जो डिफरेंस होगा उतने कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो ये बातें आपकी निकल के आ रही हैं जी। ये हमारे मेन चैरिटेबल ट्रस्ट के टॉपिक में 3 पॉइंट बस मेन थे। एक तो कैपिटल गेन वाला, एक अनोनिमस डोनेशन वाला, और एक मेन वो वाला कि टोटल ग्रॉस रिसीट -15, फिर 85 को इन्वेस्ट करना है जी। और जो इन्वेस्ट करोगे एग्जम्प्ट होगा, बैलेंस टैक्सेबल होगा जी। लो जी, ओह माय गॉड। चलो जी, तो फाइनली अब जाके अब हम स्वाहा करते हैं जी। तो अब जाके सर हमारी पूरी मैराथन खत्म हो जाती है सर, पूरी मैराथन कंप्लीट हो जाती है। और थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच सर, आप इस टाइम तक यहां बैठे रहे। मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं स्पीचलेस हूं। बस मैं आपके प्यार के लिए हमेशा आभारी रहूंगा सर, और बस इसी तरह से मेहनत करते रहना सर। देखो मैं तो मेहनत करता ही रहूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करो और इस बार ना प्राउड फील कराओ पेरेंट्स को सर। बहुत हो गया, देखो जिसका पहला अटेम्प्ट भी है, दूसरा भी, सारे बच्चे अपने दिल में ठान लें, लिख लें सर। जुनून होना चाहिए कि अगले आने वाले 20 दिन ऐसे की तैसी ऐसा पढ़ के दिखाएंगे कि वाकई ही इतिहास गवाह होगा कि इस बार हम एग्जाम निकालेंगे। रोंगटे खड़े हो जाए, रोंगटे सर, आग लग जाएगी, आग की भैया पढ़ेंगे तो पढ़ के मानेंगे सर। बहुत हो गया सर, बहुत हो गया, इस बार एग्जाम निकालेंगे। बहुत हो गया सर, बहुत ताने सुन लिए सर। इस बार लोगों को जवाब देंगे, हमें एग्जाम पास होना है। उन लोगों को जवाब देंगे जिन्होंने कहा था कि तू नहीं बन सकता जी। तो सर अब जवाब देने का टाइम आ गया और आप कर सकते हो सर। अपने ऊपर विश्वास करो, सिर्फ आप बहुत कुछ कर सकते हो। जिस दिन आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया ना, उस दिन आप देख लेना आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी जी। मैं कह रहा हूं लोगों की बातें सुनना बंद कर दो, नेगेटिव लोगों को जिंदगी से बाहर निकाल दो, अपने ऊपर प्राउड फील करो। अगर आपने अपने ऊपर प्राउड फील किया, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे जी, ठीक है? आप कर सकते हो। मैं दोबारा कह रहा हूं, यस यस यू, यस यू यू, यस यू कैन डू इट। इफ यू थिंक यू कैन, देन यू कैन डू इट। मेरे साथ बोलो, इफ यू थिंक यू कैन, देन यू कैन डू इट। आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपने ठान लिया, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपने ठान लिया जी, ठीक है? एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और एक बार फिर बोलूंगा, जरूर फीडबैक लिखना अपने सर। फीडबैक जैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, अच्छाई हो, बुराई हो, कुछ भी हो, दिल से निकाल देना सर। आपके फीडबैक ही मेरा मोटिवेशन है, वही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मुझे आप लोगों के लिए हमेशा काम करते रहना सर। कोई इंप्रूवमेंट होगी तो जरूर बताना, चाहे मुझे पर्सनल मैसेज करके बता देना, चाहे यहाँ ओपनली बता देना, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप एक, मैं परिवार है, मैंने परिवार माना है, उम्मीद करता हूँ आपने भी परिवार माना होगा। और बस लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करता हूँ आपको फील ही नहीं आई होगी कि हाँ भाई ये लाइव मतलब नहीं चल रहा, क्योंकि सर देखो नेट के इशू के चक्कर में मैं लाइव आता, बीच में कटता, वो बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो जाती, सारा तहस नहस हो जाता। और मुझे ये डालनी थी मैराथन, मुझे आपको चीज़ देनी थी ताकि हर बच्चे की रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती जी, ठीक है? एंड वंस अगेन
थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ इतना यहाँ तक बैठे, इतने टाइम मेरे साथ बैठे। सही बता रहा हूँ सर, इतिहास रचा गया आज और आपकी वजह से रचा गया जी। अभी तो बहुत कुछ है सर, 20 दिन बचे हैं ना, अब स्टार्ट होगा दंगल। इब दंगल होगा जी, इब दंगल होगा। और दंगल किसका होगा? प्रैक्टिस सेशन का जी। अब रिवीजन हो चुकी है, अब बस प्रैक्टिस करनी है सर। प्रैक्टिस डाउट्स, प्रैक्टिस डाउट्स, प्रैक्टिस डाउट्स, और कुछ नहीं करना। लास्ट के 20 दिन लग जाएंगे सर, मैं कह रहा हूं फाड़ देंगे इस बार एग्जाम, ऐसे कि तैसे अगर एग्जाम ना निकले फिर। ठीक है, चलो जी, तो बस आपका भी अब सोने का टाइम है जी, आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कोई अगर गलती हो गई तो सर माफी करना अपने बड़े भाई को, और बस इसी तरह प्यार बनाए रखना, पेरेंट्स की ब्लेसिंग देते रहना, बहुत खुश रहना लाइफ में, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, और एक चीज ठान लेना कि दिसंबर हमारा लास्ट अटेम्प्ट है। लिख लो, दिसंबर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे इस एग्जाम में निकालने हैं। बात खत्म, बात खत्म, बस बात खत्म जी। नेगेटिव लोगों को धक्के मार के बाहर निकालो, पॉजिटिव लोग अगर लाइफ में है तो रखो, नहीं तो चुप करके निकाल दो। भाई साहब, हम अकेले ही बहुत कुछ है। वो एक कहावत है ना, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, अगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो वही काम कर दो सर, तुम अकेले ही चलोगे, लोग साथ आएंगे, और तुम अगर चलते रहोगे तो कारवां बनता रहेगा जी। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना तुमसे भी। चलो, थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू, 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 लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। चलो जी, ओके जी, बाय बाय। बाय बाय यार, गॉड ब्लेस यू यार, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो हमेशा। थैंक यू सो मच यार, बाय बाय वंस अगेन, जय हिंद, थैंक यू।